गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे बाण भाई ने राम राम। तो पिछली वीडियो में हमने किया था महेंद्रगढ़ जिला, और जो आज का जो हमारा जिला वो है गुरुग्राम जिला। ठीक है, अगर हम गुरुग्राम जिले की बात करें तो ये एक डिजिटल तकनीक से बसाया हुआ जिला है हरियाणा का। ठीक है, अगर हम इसमें उद्योग धंधों की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद में, और बाद में जो फरीदाबाद के बाद जिला आता है ना उद्योग धंधों और फैक्ट्री के बारे में, तो सबसे ज़्यादा इसी में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, यानी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी गुरुग्राम में हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो वो है रेवाड़ी जिले में। फिर हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, तो जो गुरुग्राम जिला है ना ये बिजनेस में भी काफ़ी टॉप पर है। ठीक है, तो इसने जो बिजनेस के उसमें बात करें तो जो दिल्ली है ना उसको बिजनेस के उसमें टक्कर दे रखी है, यानी कि दिल्ली जितना बिजनेस करती है ना उससे उससे गुरुग्राम ने टक्कर दे रखी है दिल्ली को भी। और सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति भी गुरुग्राम जिले में है। ठीक है, अगर हम हमारे हरियाणा की बात करें तो देखो हमारे हरियाणा में भी किसी भी क्षेत्र की बात उठा लो, चाहे उद्योग धंधों की बात उठा लो, तो उसमें भी हमारे हरियाणा के लोग उद्योग धंधे भी काफ़ी है। हमारे हरियाणा में कोई भी बेरोजगार नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि खाने पीने की, तो खाने पीने में तो आपको पता है कि हमारे हरियाणा वाले, अगर मैं अपनी हरियाणवी भाषा में बताऊं तो कितने भी लगा लो, कड़े भी ब्याह शादी हो भंडार हो तो सबसे पहले नू कहेंगे हर आज की तो भंडारस है। तो खाना पीना में तो ऐसा ही, तो एक कहानी भी प्रचलित है खाना पीना के बारे में कि देशा में देश हरियाणा। ठीक है, जड़ा दूध दही का खाना, तो अपना हरियाणा है खाना पीने में वैसे है। लेकिन अगर आप शिक्षा क्षेत्र की बात करा, पढ़ाई के बारे में जिक्र करा, तो एक आड़ा थोड़ा डाउट हो है कि पढ़ाई को जिक्र छेड़ गया हरियाणा पढ़ाई के बारे में सुन लिया तो ओहो बेरो ने के छिड़ गयो। तो कई केक रही जावी तो सी सेंटर में पढ़ने खातर जा तो ही सेंटर में, लेकिन घर तय कि माए 500 रुपया दे दे आज तो फार्म भरना है, और वे फार्म कड़ा भरी ही छोरा तो भरी ही गंडाली रेडी के ऊपर ओढ़े भरी ही फार्म। और छोरिया की जिक्र करा तो कोई तो कुल्फी खांदी पाओगी और कोई पानी पतासा खांदी पाओगी। ठीक है, और वो घर का को फायदा उठाएंगी, लेकिन ना अपन घर का को फायदा नहीं उठाना है। चाहे एक अक्षर सीखो, सेंटर में जाओ, चाहे एक अक्षर सीखो, लेकिन ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। वो एक काम आओ घर का को, जितना भी घर का थार को ऊपर विश्वास है कि मेरे छोरो भाई सेंटर में जा है पढ़ने जा है एक दिन नौकरी लागो, तो उन्हें घर का को सपनों पूरा भी करना सीखो। नू नहीं भी सेंटर में चले आ गया और उल्टा आ गया फुकरापंथी खिंडा की फिर आ गया कोई बस छोरी कड़ा हांडा है, नू नहीं भाई। तो बढ़िया मेहनत और जेल लगा के पढ़ा करो। ठीक है, तो अपना टॉपिक पाओ है, तो आज का हमारा टॉपिक है गुरुग्राम। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो जो हरियाणा का गठन हुआ ना, तो उस समय जो गुरुग्राम जिला है वो हमारे हरियाणा का जिला था, यानी कि हरियाणा का गठन हुआ उस समय। तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसका परिचय। जब भाई अपना हरियाणा की बात करूँ परिचय में, तो एक बार की बात एक छोरो चल जाए है दिल्ली में, तो भाई पुलिस बुझे हाँ तू कित को है के काम करे है तू कित जा है, तो उसका के जवाब देवे क्यों रिश्तों करवाओगो। तो यह बात है भाई अपने हरियाणा की कड़े भी 100% 100% का देश को, अगर किससे तभी नू बुझ लेना है हर तरह के नाम है कित को है, तो सीधा एक के जवाब आओगे क्यों रिश्तों करवाओगे बता, और कि मैं काम को नहीं हो उसका भाई उन्होंने रिश्ता का सिवा। ठीक है, तो ये बात नहीं है। तो इसका परिचय देखते हैं, तो इसका परिचय तो ये है कि हरियाणा गठन के समय ये हरियाणा का जिला था। ठीक है, गठन के समय क्या था, ये हरियाणा का जिला था। हमारे हरियाणा में जब गठन हुआ ना तो 7 जिले बनाए गए थे। ठीक है, फिर देखते हैं इसकी स्थिति। ठीक है, तो ये हरियाणा के जो दक्षिणी भाग है ना इसमें है, यानी कि दक्षिण पूर्व में है। ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, इसकी स्थिति है ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व में है। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो इसकी उत्तर दिशा में है दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली है ना ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत की
राजधानी भी है, ठीक है, दिल्ली। अगर इसके पश्चिम की बात करें, पश्चिम की, तो इसके पश्चिम में है झज्जर, और उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में है वो रेवाड़ी, ठीक है। अगर हम दक्षिण की बात करें कि जो गुरुग्राम जिला है ना, इसके दक्षिण में कौन सा जिला है, तो दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है नूह, जिसे नूह या मेवात, ठीक है। और दक्षिण में हो गया। उत्तर में अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में, तो पूर्व में है फरीदाबाद, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी स्थिति ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व भाग में है। इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में है दिल्ली। अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में है झज्जर, और उत्तर पश्चिम की बात करें तो है इसमें रेवाड़ी, और दक्षिण में बात करें तो नूह है, या जिसको हमें मेवात भी कहते हैं, और पूर्व की बात करें तो है फरीदाबाद, ठीक है। स्थिति के बाद हम देखते हैं इसकी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है, देखो कई पुस्तकों में मिल जाता है 1253 वर्ग किलोमीटर और 1258 भी, ठीक है। अगर 1253 दे रखा हो तो 1253, अगर 1253 नहीं दे रखा हो तो ये मिलेगा 1258 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं इसकी तहसील की। तहसील, तो इसमें 5 तहसील हैं, ठीक है। गुरुग्राम जिले में 5 तहसील है। गुरुग्राम, पटौदी, मानेसर, फरूखनगर और एक है सोहना, ठीक है। इसमें 5 तो तहसील हैं, गुरुग्राम, पटौदी, मानेसर, फरूखनगर और सोहना। फिर तहसील के बाद हम करते हैं विधानसभा सीट। विधानसभा सीट की बात करा तो इसमें है गुरुग्राम, पटौदी, मानेसर और एक है बादशाहपुर, ठीक है। अगर हम इसमें आरक्षित सीट की बात करें तो गुरुग्राम में आरक्षित सीट है पटौदी, ठीक है। और जो हमारे हरियाणा में जो विधानसभा सीट है ना, ये तो हमारे हरियाणा का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। हरियाणा में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र यही है। अगर कम जनसंख्या के आधार पर की हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला विधानसभा क्षेत्र वो है खरखोदा और यह है सोनीपत में, ठीक है। तो फिर हम आगे बात करते हैं इसके मंडल की, कि जो ये गुरुग्राम जिला है ना, ये हरियाणा के किस मंडल में आता है, ठीक है। तो हमारे हरियाणा का गठन हुआ उस समय तो आपको पता है कि हमारे हरियाणा में 4 मंडल थे, लेकिन बाद में 2017 में 2 मंडल और बनाए गए, गुरुग्राम मंडल और फरीदाबाद मंडल, ठीक है। तो गुरुग्राम एक क्या है, खुद मंडल है, ये गुरुग्राम मंडल में आता है, ठीक है। अगर इस मंडल की स्थापना पूछे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस जो गुरुग्राम मंडल है ना, इसके साथ एक मंडल और बनाया गया था फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद मंडल। और हमारे हरियाणा में सबसे उद्योग वाला जिला, यानी कि हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा उद्योग धंधे फरीदाबाद मंडल में है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद मंडल में है। इसी कारण है फरीदाबाद मंडल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कि यहाँ पर उद्योग धंधे काफी हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी बेरोजगार नहीं है, यहाँ पर सभी रोजगार हैं, ठीक है, सभी को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो फरीदाबाद मंडल ये है फरीदाबाद। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद के मंडल सबसे ज्यादा फैक्ट्री या उद्योग धंधे गुरुग्राम में है, ठीक है। और इस मंडल में यह सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल, ठीक है, जनसंख्या वाला मंडल। पीछे मैंने करवाया था कि सबसे ज्यादा विधानसभा सबसे जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सीट वाला विधानसभा सीट है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन कम अगर हम मंडल के आधार पर बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल यही है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वो है फरीदाबाद मंडल में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका इतिहास,
कि गुरुग्राम जिले का क्या कुछ इतिहास रहा है। ठीक है, इतिहास। ठीक है, इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हमें महाभारत काल से संबंधित बात करते हैं। ठीक है, तो महाभारत काल में क्या हुआ कि महाभारत काल में युधिष्ठिर जो पांडव थे ना, उनका एक गुरु था, उनके गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, जो गुरु द्रोणाचार्य है ना, तो महाभारत युद्ध के बाद जो इंद्रप्रस्थ है ना, जो दिल्ली अब हम कहते हैं, तो इंद्रप्रस्थ का राजा था युधिष्ठिर। क्यों? पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, तो राजा तो उनमें से बनना था, और पांडवों में जो सबसे बड़ा पुत्र था ना, वो था युधिष्ठिर। तो युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बन गया इंद्रप्रस्थ का। तो राजा बनते ही उसने क्या किया, जो उसका गुरु था ना, गुरु द्रोणाचार्य, पांडवों को जो पांडवों ने शिक्षा दीक्षा ली थी जिससे, तो उनका गुरु था द्रोणाचार्य। तो उससे युधिष्ठिर ने उसको गुरु दक्षिणा देनी चाहिए कि गुरुजी मैं आपको गुरु दक्षिणा देता हूं। तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो युधिष्ठिर ने गुरुग्राम जिला अपने गुरु को दिया था। ठीक है, तो इसका नामकरण भी ऐसे पड़ा है जैसे गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, गुरु द्रोणाचार्य। और अगर गुरु द्रोणाचार्य पूछेंगे गुरु द्रोणाचार्य कौन था, तो आपको पता है ये पांडवों का गुरु था। ठीक है, जहां से पांडवों ने क्या ली थी, शिक्षा दीक्षा ली थी। ठीक है, पांडवों ने शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ही ली थी। अगर पूछे कि युधिष्ठिर ने अपने गुरु को कौन सा गांव दान में दिया, तो वो दिया था गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम। अगर पूछे कि गुरुग्राम किसने किसको दान दिया, तो युधिष्ठिर ने दान दिया था, और किसको दिया था, गुरु द्रोणाचार्य को। ठीक है, फिर इतिहास में हम आगे बात करते हैं। देखो जो गुरुग्राम है ना, अब वर्तमान में गुरुग्राम है, ये पहले जो गुरु द्रोणाचार्य का गांव था ना, गुरु द्रोणाचार्य का गांव था, लेकिन अब ये क्या है, हमारे हरियाणा का जिला है। इस जिले से 1.5 किलोमीटर दूर है जो युधिष्ठिर ने दान दिया था। ठीक है, नहीं समझ में आया ना। देखो जो गुरुग्राम जिला है ना, अब फिलहाल भारत का ना, सॉरी हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है ना, वो तो यहाँ पर है। ठीक है, इससे 1.5 किलोमीटर दूर जहां पर युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को दान दिया था, वो गांव है। ठीक है, ये तो क्या है, गुरुग्राम। गुरुग्राम इसे ही पहले गुड़गांव भी कहते थे। ठीक है, इसको क्या कहते थे, गुड़गांव भी कहते थे। क्यों? आपने हरियाणा को बेरो है, नाम को भी नाम बना दी, तो इस गुरुग्राम को भी नाम बना दियो गुड़गांव। लेकिन हरियाणा बाद में हरियाणा सरकार ने क्या कहा, ये तो गुरु का गांव है, तो इसको गुड़गांव क्यों कहते हैं, हम गुरुग्राम ही कहते हैं। फिर इसको 13 अप्रैल 2016 में फिर से गुरुग्राम कर दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गुड़गांव जिले का नामकरण गुरुग्राम कब किया गया, तो 13 अप्रैल 2016 को। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो वर्तमान में जो गुरुग्राम है ना, जिसने युधिष्ठिर को दान दिया था, युधिष्ठिर ने अपने गुरु को दान दिया था, वो गुरुग्राम कहाँ है, तो जो गुरुग्राम शहर है ना, अब उससे 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं इसमें। ये तो आपको पता चल गया कि युधिष्ठिर ने अपने गुरु को दान में दिया था। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर, जो ये शीतला माता मंदिर है ना, ये भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यानी कि यहाँ पर भारत के जितने भी इलाके हैं ना, चाहे दक्षिण में लगा लो, उत्तर पूर्व पश्चिम, सभी जगह से यहाँ पर भक्तजन आते हैं। ठीक है, शीतला माता के दर्शन करने के लिए। ठीक है, इस मंदिर की स्थापना, तो इस मंदिर की स्थापना हुई थी 1650 में। इस मंदिर की स्थापना हुई थी, शीतला माता मंदिर की स्थापना हुई थी 1650 में। और स्थापना पूछे तो एक भरतपुर का राजा था, भरतपुर का राजा जवाहर सिंह ने। ठीक है, तो शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था 1650 में, तो इसका निर्माण हुआ था। अगर पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो भरतपुर का राजा था जवाहर सिंह ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर हम इतिहास में आगे बात करते हैं। एक मस्जिद है सराय अलावर्दी की मस्जिद, सराय अलावर्दी की मस्जिद। जो ये मस्जिद है ना, ये जो अलाउद्दीन खिलजी एक शासक था, ठीक है, दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसके समय की बनाई गई मस्जिद है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय की ये
मस्जिद है। कौन सी? सराय अलावर्दी की मस्जिद। फिर है इसमें एक इतिहास में है गोपालगिरी का किला। गोपालगिरी का किला, जो ये गोपालगिरी का किला है ना, ये बनवाया था गयासुद्दीन बलबन ने, जो गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, और ये जो गोपालगिरी का किला है ना, ये क्या कारण था गयासुद्दीन बलबन ने गोपालगिरी के किले का बनवाने का? तो इसने बनवाया था दिल्ली की सुरक्षा के लिए। ठीक है, दिल्ली की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो जो सराय अलावर्दी की मस्जिद है ना, ये तो अलाउद्दीन खिलजी के समय की है। अगर हम बात करें गोपालगिरी के किले की, तो ये किला बनवाया था गयासुद्दीन बलबन ने। और ये गयासुद्दीन बलबन है ना, ये गुलाम वंश का शासक था। और इसने ये किला क्यों बनवाया, यानी कि क्या कारण था ये किला बनवाने का? तो इसका कारण था कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए ये किला बनवाया था। ठीक है, तो इतिहास में हम आगे बात करते हैं। एक है सोहना का किला। ठीक है, तो आगे है सोहना का किला। सोहना का किला, जो ये सोहना का किला है ना, ये एक राजा था, राजा सोहन सिंह। ठीक है, राजा सोहन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया, सोहन सिंह। ठीक है, जो सोहना का किला है ना, ये राजा सोहन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया। और कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। और ये इस किले का निर्माण करवाया था राजा सोहन सिंह ने। तो आगे हम इतिहास में बात करते हैं। एक वंश था शुंग और कुषाणकालीन वंश। ये प्राचीन समय के वंश हैं, शुंग और कुषाणकालीन वंश। तो इसके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं कि गुरुग्राम में भी शुंग और कुषाणकालीन वंश का यहाँ पर कुछ मिला है। ठीक है, तो वे मिले हैं, शिव की प्रतिमा मिली है, वो भी लाल पत्थर की। ठीक है, शुंग व कुषाणकालीन वंश की, शुंग व कुषाणकालीन जो वंश है ना, उसकी वंश के कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुषाणकालीन वंश के साक्ष्य मिले हैं। और वह है लाल पत्थर की प्रतिमा मिली है, और वो प्रतिमा है शिव की। ठीक है, लाल पत्थर की मूर्ति का चाहे प्रतिमा, और वो मूर्ति है शिव की मूर्ति। ठीक है, शिव की मूर्ति मिली है। अगर पूछे कि ये शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो गुरुग्राम में एक गांव है हरसोल गांव से। ठीक है, हरसोल से। ठीक है, और ये शुंग और कुषाणकालीन वंश की लाल पत्थर की मूर्ति मिली है। और वो मूर्ति किसकी है? भगवान शिव की है। और ये कहाँ से मिली है? हरसोल से। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं 1803 की। 1803 में क्या होता है? 1803 में क्या होता है? जो गुरुग्राम है ना, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलग जिला बना देती है। ठीक है, या नो भी लिख लो चाहे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला जाता है 1803 में। ठीक है, गुरुग्राम जिला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला जाता है। कब? 1803 में। ठीक है, फिर हम अकबर के समय की बात करें। अकबर, तो अकबर ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए क्या किया कि सरकारें बनाई। अकबर के समय में कम से कम 193 सरकारें थी। और हमारे जो हरियाणा है ना, इसमें अकबर की 5 सरकारें थी। ठीक है, तो अकबर के समय की बात करें तो अकबर ने जो गुरुग्राम जिला है ना, इसको दिल्ली और आगरा का भाग बना दिया। ठीक है, गुरुग्राम को दिल्ली और आगरा का भाग। जो अकबर की दिल्ली और आगरा सरकार थी ना, उसमें इसको मिला दिया गुरुग्राम को। ठीक है, और 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका क्या किया? इसको अपने अधिकार में ले लिया, इसके अपने अधीन कर लिया। फिर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति,
ठीक है। ये तो आपको पता है कि जो 1857 की क्रांति हुई ना, ये हमारे हरियाणा के अंबाला जिले से शुरू होनी थी। लेकिन एक गद्दार था श्याम सिंह, उसने जो सारी जो योजना बनाई थी ना 1857 की क्रांति के लिए, वो सभी योजना जाकर अंग्रेजों को बता दी और ये बता दिया कि 1857 की क्रांति अंबाले से शुरू की जा रही है। लेकिन बाद में क्या किया, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। ठीक है, तो पहले कहाँ से शुरू होनी थी, अंबाला जिले से। ठीक है, तो अब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं कि गुरुग्राम से इसका नेतृत्व किसने किया। तो गुरुग्राम में एक पटौदी जो कि विधानसभा सीट भी है। ठीक है, जो पटौदी है, पटौदी, तो जो ये पटौदी है ना, इसकी तरफ से नेतृत्व किया था अकबर अली ने। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का अगर हम नेतृत्व कहें तो पटौदी थे और किसने किया था, अकबर अली ने। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे हम इतिहास में बात करते हैं। 1857 की क्रांति भी हो गई। ठीक है, तो 1803 में भी हमने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो गुरुग्राम है ना, इसको अपने अधीन ले लिया था और 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी उससे गुरुग्राम जिले। फिर हम करते हैं 1873 में। जो 1873 में क्या होता है, आपको पता है कि फरवरी 1873 में हमारे हरियाणा में पहली बार ट्रेन चलाई जाती है, यानी कि रेल चलाई गई है। और कहाँ से, रेवाड़ी से चली थी। लेकिन उसी साल यानी कि उसी वर्ष 1873 में गडीहार शुरू से फर्रुखनगर तक भी ट्रेन चलाई गई। ठीक है, रेल चलाई गई। और ये रेल, क्या कारण था इस रेल का चलाने का, तो ये कारण था नमक के व्यापार के लिए। ठीक है, अगर हम फर्रुखनगर की बात करें तो हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादक इसी में होता है। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन फर्रुखनगर में होता है। और 1873 में क्या हुआ, गडीहार शुरू से फर्रुखनगर तक एक रेल चलाई गई, किसके लिए, नमक के व्यापार के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1935 में। तो इसके इतिहास, जो 1935 का इतिहास है ना, इसमें क्या होता है, एक वास्तुकार होता है हेंज, तो उसने पटौदी के महल का निर्माण करवाया। ठीक है, एक पटौदी जो है ना, ये विधानसभा सीट भी है। ठीक है, ये क्या है, विधानसभा सीट भी है। और जो 1857 की क्रांति है ना, इसकी शुरुआत भी पटौदी से हुई थी गुरुग्राम में। ठीक है, तो पटौदी में एक महल का निर्माण, ठीक है, जिसको पटौदी का महल भी कहते हैं। ठीक है, तो पटौदी के महल का निर्माण हुआ था 1935 में। और इसका निर्माण करवाया था हेंज ने। हेंज ये एक वास्तुकार था। ठीक है, ये क्या था, एक वास्तुकार। ठीक है, तो इसके इतिहास के बाद हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। ठीक है, तो 1873 में क्या हुआ, फर्रुखनगर से गडीहार शुरू से फर्रुखनगर तक ट्रेन चलाई गई, जिसको नमक के व्यापार के लिए। और 1935 में पटौदी के महल का निर्माण हुआ। और उस जो महल का निर्माण है ना, वो हेंज नाम का वास्तुकार था, उसने करवाया। फिर हम आगे करते हैं जनसंख्या। तो इसकी जनसंख्या है 15,34,432 व्यक्ति। ठीक है, तो 15,14,432 व्यक्ति। ठीक है, तो गुरुग्राम की जनसंख्या है 15,14,432। इसकी जनसंख्या 15,14,432 व्यक्ति। अगर हम इसकी साक्षरता दर यानी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गुरुग्राम में। ठीक है, सबसे ज्यादा। ठीक है, हरियाणा में ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है, गुरुग्राम में। अगर महिलाओं की पूछे तो गुरुग्राम में महिलाओं की, यानी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा महिला पढ़ी लिखी है, वो है गुरुग्राम जिले में। अगर पुरुषों की बात करें तो वो है रेवाड़ी जिले में।
ठीक है। और जब जनगणना हुई थी ना हरियाणा में, जनगणना हुई थी, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि इसी जिले में पाई गई है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि भी इसी जिले में है और सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर भी इसी जिले में है। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी गुरुग्राम जिले में है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो जनसंख्या के बारे में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं इसकी कृषि के बारे में। कृषि कि गुरुग्राम जिले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। कृषि की बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ गेहूं बोया जाता है, ठीक है। तो प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूं, ठीक है। और अगर हम अन्य फसलों की बात करें तो बाजरा, गवार, कपास बोई जाते हैं, ठीक है। फिर है उद्योग धंधे, उद्योग धंधे। अगर हम उद्योग धंधों की बात करें तो यहाँ पर कृषि उपकरण, ठीक है, कृषि उपकरण। और हरियाणा में जो फैक्ट्री है ना वो भी गुरुग्राम जिले में। सबसे ज्यादा उद्योग धंधे फरीदाबाद में है और सबसे अगर दूसरे स्थान पर हम हरियाणा में बात करें उद्योग धंधों की तो वो है गुरुग्राम में, ठीक है। तो कृषि उपकरण उद्योग धंधा एक है पावर लूम। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मारुति कार है ना वो इसी जिले में बनती है, ठीक है। मारुति कार उद्योग, ठीक है। और इन उद्योगों के कारण इसको क्या कहा जाता है, बिजनेस सिटी, ठीक है। बिजनेस सिटी भी कहा जाता है इसको, बिजनेस सिटी, ठीक है। फिर उद्योग धंधों के बाद हम करते हैं शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो गुरुग्राम जिला ना इसमें है गुरु द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय। फिर हम बात करते हैं इसमें एक है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है ना ये गुरुग्राम में प्रस्तावित है, यानी कि इसका प्रस्ताव पास हो चुका है और ये बनने वाली है। और ये जो बनेगी ना वो है बिनोला गांव में, बिनोला गांव में। जो ये बिनोला गांव है ना ये हरियाणा का पहला CSF गांव है, ठीक है। हरियाणा का पहला, ठीक है। और जो बिनोला है ना इसमें इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है, ये बनी नहीं है अभी, प्रस्तावित है, प्रस्तावित, ठीक है। और ये बनेगी बिनोला में। अगर हम शिक्षा क्षेत्र के बाद हम खेल की भी बात कर लेते हैं तो जो खेल में है स्टेडियम। अगर हम स्टेडियम की बात करें तो गुरुग्राम जिले में है नेहरू स्टेडियम, ठीक है। नेहरू स्टेडियम और है गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम। गुरु द्रोणाचार्य है स्टेडियम, ठीक है। तो उसमें जो खेल है ना उससे संबंधित है नेहरू स्टेडियम और गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम। ये सॉरी गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम नहीं है, यह ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, ठीक है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ठीक है। तो इसमें दो स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम। शिक्षा क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं संस्थान की। तो गुरुग्राम है ना इसमें संस्थान भी काफी हैं। संस्थान
अगर हम संस्थान की बात करें तो इसमें है एक नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, यानी कि दिमाग से संबंधित जितने भी रोग है ना वो इसे जो ये ब्रेन से संबंधित ये रिसर्च सेंटर है ना इसमें है, ठीक है। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये क्या है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। अगर हम इसकी स्थापना पूछें तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1997 को, ठीक है। जो ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है ना इसका कार्य देख लो, तो इसका कार्य है जो दिमाग से संबंधित जितने भी रोग है ना उनको ढूंढने का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि दिमाग में जितने भी रोग है ना उनके ऊपर ये रिसर्च करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय, इस सेंटर का मुख्यालय है नैनवाल, जो है मानेसर तहसील में, ठीक है। नैनवाल ये कहाँ है, मानेसर में, ठीक है। और जो ये मानेसर है ना ये एक जिला नहीं है, लेकिन फिर भी ये हरियाणा का क्या है, पुलिस जिला है, ठीक है। ये मानेसर क्या है, पुलिस जिला भी है, पुलिस जिला है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं फिगडम ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। ये फिगडम ऑफ ड्रीम्स हरियाणा में एक तो है मानेसर पुलिस जिला और जो दूसरा है ना वो है हांसी, ठीक है, हांसी। तो हरियाणा में ये जिले न होकर भी पुलिस जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो मानेसर और एक है हांसी। फिर हम बात करते हैं फिगडम ऑफ ड्रीम्स। जो ये फिगडम ऑफ ड्रीम्स है ना ये लाइव मनोरंजन के लिए है, यानी कि इस पर जो लाइव मनोरंजन होता है, ठीक है, लाइव मनोरंजन के लिए, ठीक है, लाइव मनोरंजन के लिए। अगर इसकी स्थापना पूछें तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, ठीक है। और हम पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था जो उस समय सीएम था। 2010 में जो इसकी स्थापना हुई ना तो उस समय हमारे हरियाणा का सीएम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो इसका उद्घाटन किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। फिर आगे हम संस्थान की बात करते हैं, इसमें है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। तो इसमें जो अगला जो संस्थान है ना वो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सौर अलायंस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और 2016 में इसका उद्घाटन किया था, 2016 में उद्घाटन, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना इसकी स्थापना तो हुई थी 2015 में, लेकिन जो इसका उद्घाटन है ना वो 2016 में किया गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये किस समझौते के तहत है, तो जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना ये पेरिस समझौते के तहत है, ठीक है, पेरिस समझौते के तहत, ठीक है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम है ना इसमें एक ग्वाल पहाड़ी है। ये तो आपको पता है कि जो अरावली का क्षेत्र है ना वो महेंद्रगढ़ से शुरू होता है हमारे हरियाणा में और रेवाड़ी, गुरुग्राम और दिल्ली तक सीमित है, ठीक है। तो गुरुग्राम में भी क्या है, अरावली का कुछ क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय है ग्वाल पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है, ग्वाल पहाड़ी पर इसका मुख्यालय है। अगर हम पूछे कि जब इसका समझौता हुआ तो इस समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो एक तो जो हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस का राष्ट्रपति है उसने, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने, ठीक है। तो ये था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगर इसकी स्थापना पूछे तो 2016 में और इसका उद्घाटन हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और इसका उद्घाटन हुआ था 2016 में और ये पेरिस समझौते के तहत है। अगर इस समझौते पर हस्ताक्षर पूछे
तो हस्ताक्षर किए थे जो भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने हैं, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने, ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय है गवाल पहाड़ी पर। फिर आगे संस्थान में बात करते हैं शीतला माता साइन बोर्ड। शीतला माता साइन बोर्ड, ये जो शीतला माता का मंदिर है ना उससे संबंधित एक बोर्ड बनाया हुआ है, यानी कि इस जो पुलिस होती है ना इसकी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, मेले में इस पुलिस की व्यवस्था रहेगी, जो माता का दरबार है ना उसमें इतनी पुलिस की व्यवस्था रहेगी, ठीक है। तो इस बोर्ड में सभी हैं। तो इस शीतला माता साइन बोर्ड का निर्माण यानी कि स्थापना कब की थी, तो 1991 में की थी इसकी स्थापना, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें सदस्य हैं 11। अगर हम सदस्यों की बात करें कि शीतला माता साइन बोर्ड में कितने सदस्य हैं, तो है 11। अगर इसका अध्यक्ष पूछे तो इसका अध्यक्ष होता है जो हरियाणा का जो सीएम है ना, वही इसका अध्यक्ष होता है, सीएम, ठीक है। तो अब हमारे हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और जो शीतला माता साइन बोर्ड है ना इसका अध्यक्ष भी वही है, ठीक है। तो फिर हम आगे बात करते हैं दार्शनिक स्थल की। ठीक है, तो हमारे संस्थान भी हो गए। फिर हम बात करते हैं दार्शनिक स्थल। दार्शनिक स्थल और पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटन स्थल, तो दार्शनिक स्थल में सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर की, ठीक है। मंदिर अगर हम गुरुग्राम में मंदिर का जिक्र करें तो सबसे पहले जिक्र आता है शीतला माता का मंदिर, शीतला माता मंदिर, ठीक है। और एक और सबसे प्रमुख बात है कि ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो एकलव्य मंदिर है वो कहाँ है, तो एकलव्य मंदिर है गुरुग्राम में, ठीक है। एक है एकलव्य मंदिर, एकलव्य मंदिर। फिर हम मंदिर की बात करते हैं मेलों की, तो मेले, तो एक तो इसमें जो शीतला माता का मंदिर है ना वहीं पर मेला लगता है, शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला। और एक लगता है पांडु का मेला, ठीक है। तो मंदिर की भी बात कर ली हमने, शीतला माता का मंदिर और एकलव्य मंदिर। फिर हमने बात की मेलों की, तो इसमें मेले हैं शीतला माता का मेला और पांडु का मेला। फिर मेले के बाद हम बात करते हैं किला, कि जो गुरुग्राम जिला है ना इसमें कौन कौन से किले हैं, तो एक है गोपालगिरी का किला, गोपालगिरी का किला, ठीक है। जो गोपालगिरी का किला है ना ये गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया था, जो गुलाम वंश का शासक था। और इस किले का निर्माण क्यों आवश्यकता पड़ी कि इस किले का निर्माण किया जाए, तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। फिर है सोहना का किला, सोहना का किला, जो सोहना का किला है ना ये राजा सोहन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में। फिर है बादशाहपुर का किला, बादशाहपुर का किला। और एक है तावड़ू का किला, जो तावड़ू का किला है ना इसको नाहर सिंह का किला भी बोलते हैं, ठीक है, नाहर सिंह का किला, ठीक है। तो तावड़ू के किले को ही क्या बोलते हैं, नाहर सिंह का किला। और गोपालगिरी का किला, सोहना का किला, बादशाहपुर का किला, ठीक है। फिर किलों के बाद हम बात करते हैं इसमें मस्जिद, तो मस्जिद तो आपको पता है एक ही है सराय अलावर्दी की मस्जिद, सराय अलावर्दी की मस्जिद। और ये मस्जिद है ना ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाई गई थी, ठीक है। तो इसके बाद हम जिक्र करते हैं नदियों का, तो जो पर्यटन स्थल है ना इसमें हम जिक्र करते हैं नदियों का, कि जो गुरुग्राम जिला है ना इसमें कौन कौन सी नदी है, नदी, यहाँ नदियाँ, ठीक है। तो गुरुग्राम जिले में एक तो है साहिबी नदी, साहिबी नदी। जो ये साहिबी नदी है ना ये गुरुग्राम के पश्चिमी किनारे पर बहती है, ठीक है, पश्चिमी किनारे पर, ठीक है। और फिर है इसमें एक इंदौरी नदी,
इंदौरी नदी। अगर हम साहिबी नदी की बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो साहिबी नदी की सहायक नदियां हैं, एक तो है सोता नदी और इंदौरी नदी। इंदौरी नदी ये साहिबी नदी की सहायक नदियां हैं, और गुरुग्राम जिले में इंदौरी नदी जो कि पश्चिम किनारे में बहती है, और साहिबी नदी जो कि पश्चिम किनारे में बहती है, और दूसरी है इंदौरी नदी। अगर हम साहिबी नदी की सहायक नदियां पूछे तो वो है सोता नदी और इंदौरी नदी। फिर हम जिक्र करते हैं झील। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील, ठीक है, दमदमा झील ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो ये 3000 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है, 3000 एकड़ इसका क्या है, क्षेत्रफल। अगर हम छोटी झील की बात करें कि हरियाणा की सबसे छोटी झील, तो वो है बुलीवर्ड झील, और वो है हिसार में, और इसका क्षेत्रफल है 12 एकड़, ठीक है। और ये हरियाणा में मीठे पानी की झील है, ठीक है, हरियाणा में मीठे पानी की झील। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरियाणा में मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है दमदमा झील, और ये है गुरुग्राम में, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है, और इसका क्षेत्रफल है 3000 एकड़, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं खलीलपुर झील, और एक है इसमें सुल्तानपुर झील। जो ये सुल्तानपुर झील है ना, ये शीतकालीन पक्षी जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, शीतकालीन पक्षी है साइबेरियन सारस, ठीक है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अफगानिस्तान के पक्षी हैं, ठीक है। जो ये साइबेरियन सारस है ना, ये अफगानिस्तान के पक्षी हैं, ठीक है, और सुल्तानपुर झील में ये आते हैं, ठीक है, शीतकाल के बाद, यानी ये शीतकालीन पक्षी हैं, ठीक है। फिर इसमें है एक सोहना कुंड। जो ये सोहना कुंड है ना, इसको गर्म पानी का चश्मा भी कहा जाता है, ठीक है, गर्म पानी का चश्मा। इसको गर्म पानी का चश्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सल्फर गंधक होता है ना, वो मिलते हैं। हमारे हरियाणा में सल्फर सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है सोहना में, और फिर होता है पानीपत में, ठीक है। तो हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा सल्फर कहाँ मिलता है, सोहना कुंड में। अगर हम बाद में बात करें तो मिलता है पानीपत में, ठीक है। तो ये हो गई थी झील के हम बात करते हैं इसमें पार्क की। जो गुरुग्राम जिला है ना, इसमें सबसे ज्यादा पार्क है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा पार्क है। तो पार्क की बात करें तो हम, एक तो है हुड्डा गार्डन, या इसको सुभाष चंद्र बोस पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सुभाष चंद्र पार्क, ठीक है। और एक इसमें है रतन और आभूषण पार्क, रतन व आभूषण पार्क। जो ये रत्न और आभूषण पार्क है ना, ये है गढ़ी हरसरू में, ठीक है, गढ़ी हरसरू में, ठीक है। तो इसमें है हुड्डा गार्डन, और वो इसमें एक और है ताऊ देवीलाल पार्क। और एक खास बात हो, और इसमें जो तितली पार्क है ना, ये हमारे हरियाणा का तो दूसरा तितली पार्क होगा, लेकिन जो उत्तर भारत है ना, उसका सबसे बड़ा तितली पार्क स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम में, ठीक है, तितली पार्क हरियाणा का तो दूसरा है, हरियाणा का दूसरा जो एक तितली पार्क है ना, वो है हिसार में, ठीक है, और दूसरा गुरुग्राम में स्थापित होगा। और ये हरियाणा का तो दूसरा है, लेकिन उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क होगा, ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क होगा, ठीक है,
ठीक है। तो तितली पार्क की हमने जो पार्क है ना उसके बारे में भी बात कर ली। फिर हम आगे बात करते हैं इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य की। देखो जो गुरुग्राम जिला है ना इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य तो नहीं है, लेकिन एक उद्यान है, यानी कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य, वो है सलीम अली वो सुल्तानपुर पक्षी विहार। ठीक है, सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य या एक उद्यान भी है। ठीक है, उद्यान यानी कि ये एक पार्क भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। इसमें जो सुल्तानपुर है ना इसकी स्थापना थी 1989 में। ठीक है, और इसमें हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो पक्षियां है ना इसकी प्रजाति पाई जाती है, यानी कि 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की, 250 प्रकार की प्रजातियां। ठीक है, तो जो ये सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य या ये उद्यान है ना इसमें 250 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है, अगर इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना होती 1989 में और ये है फर्रुखनगर में। ठीक है, ये है फर्रुखनगर में है। ठीक है, और इस जो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना इसको सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार के नाम से। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1989 में। फिर हम आगे बात करते हैं, इसमें एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, वो है असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो ये असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य है ना ये दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में है, लेकिन जो हरियाणा के 2 जिलों के साथ इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, यानी कि जो असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है तो दिल्ली में, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है ना वो हरियाणा के 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो है गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद जिले में। तो इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है असोला भट्टी, ये है तो कहाँ दिल्ली में, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है ना वो गुरुग्राम और फरीदाबाद में फैला हुआ है। ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं इसके विशेष, कि हमने धार्मिक स्थल भी कर लिए, पर्यटन स्थल भी कर लिए, शिक्षा क्षेत्र भी, जनसंख्या, इसका इतिहास भी, और विधानसभा सीट, तहसील, क्षेत्रफल, सबके बारे में बात कर लिया। फिर हम देखते इसमें विशेष क्या है। विशेष में हम सबसे पहले बात करते हैं, इसको मनोरंजन सिटी भी कहा जाता है। मनोरंजन सिटी, साइबर सिटी, मेडी सिटी, बिजनेस सिटी। ठीक है, तो गुरुग्राम का जो उपनाम है ना वो है मनोरंजन सिटी, साइबर सिटी, मेडी सिटी और बिजनेस सिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हरियाणा में सबसे ज्यादा मारुति कार का जो मारुति कार बनाने का जो कार्य है ना वो गुरुग्राम में होता है। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा मारुति कार ठीक है गुरुग्राम जिले में बनती है। फिर है हरियाणा में जो एक फूल है गेंदा, जो फूल है ना वो हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन उसका गुरुग्राम में होता है। हरियाणा में गेंदे के फूल का उत्पादन, गेंदे के फूल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? गुरुग्राम जिले में। फिर है निजी क्षेत्र में, जो गुरुग्राम जिला है ना, निजी क्षेत्र में देश की पहली रेल परियोजना शुरू की गई। ठीक है, पहली रेल परियोजना। ठीक है, तो निजी क्षेत्र में देश की पहली रेल परियोजना गुरुग्राम में स्थापित की गई। और गुरुग्राम को मेट्रो से कब जोड़ा गया? ठीक है, तो गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ा था, मेट्रो से जोड़ा 2010 में मेट्रो से जोड़ा था। ठीक है, 2010 में तो मेट्रो से जोड़ा था। अगर हम बात करें रैपिड मेट्रो से कब जोड़ा गया, तो गुरुग्राम को रैपिड मेट्रो से
रैपिड मेट्रो से जोड़ा था 2013 में। ठीक है, तो विशेष में आगे हम बात करते हैं NH की, यानी कि नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे तो गुरुग्राम में एक तो है NH 44, ठीक है, तो नेशनल हाईवे। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें NH, तो इसमें एक तो है NH 44 और दूसरा है NH 238 ए, NH 248 ए। जो NH 44 की अगर हम बात करें तो ये हमारे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ये कहाँ से है? श्रीनगर से तो शुरू होता है, यानी कि जम्मू कश्मीर, और जो कन्याकुमारी है ना वहाँ तक खत्म हो जाता है, यानी कि कन्याकुमारी तक जाता है। अगर हमारे हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछे तो वो है NH 9, जो इसकी हमारे हरियाणा में लंबाई है 285.850 किलोमीटर, यानी कि 286 के लगभग इसकी लंबाई है NH 9 की। ठीक है, अगर हम NH 44 की बात करें तो ये अगर हमारे हरियाणा में पूछे तो दिल्ली से गुरुग्राम तक जोड़ा गया है इसको। ठीक है, हरियाणा में गुरुग्राम से दिल्ली तक, गुरुग्राम से दिल्ली तक। और जब ये गुरुग्राम से दिल्ली तक जोड़ा गया ना तो इसको एक नाम दिया गया है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे। ठीक है, इसका नाम भी कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली से गुरुग्राम तक जो नेशनल हाईवे जोड़ा गया है ना उसका किस नाम से जाना जाता है, तो वो है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे। ठीक है, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे। और इसी जो ये एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस वे, इसी के ऊपर ही क्या है, एक टोल प्लाजा है। ठीक है, टोल प्लाजा है, ये एशिया का तो सबसे बड़ा टोल प्लाजा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल प्लाजा। ठीक है, ये कई बहुत ज्यादा बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ है, इसमें गुरुग्राम में। और ये किस नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो NH 44 पर, दिल्ली से गुरुग्राम तक एक्सप्रेस वे पर स्थित है। ठीक है, और इसमें जो ये है इसमें 32 लाइनें हैं। ठीक है, 32 लाइनें हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं इसमें जो नेशनल हाईवे भी हो गए, जो 248 है ये भी गुरुग्राम में है और NH 44 भी गुरुग्राम में। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा जिला था गुरुग्राम वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें से भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहे, गुरुग्राम से जितने भी मैंने क्वेश्चन बनते हैं ना वो सभी करवा दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी। सारे बहन भाइयों ने राम राम।